नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। जनमत का समय है, रात के 9 बज चुके हैं। एकमात्र ऐसा शो है ये जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप अपना कीमती वोट करते हैं, तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज जो मुद्दे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले। एक एक करके हम हर एक विषय की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के एक जाने माने पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन से आज एक लंबी बातचीत हुई। करीब 3 घंटे 17 मिनट का एक पॉडकास्ट सामने आया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन से जीवन की यात्रा समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बचपन के दिनों, पिता की चाय की दुकान पर बैठने के अनुभव से लेकर संघ से जुड़ाव और सार्वजनिक जीवन के तमाम किस्सों पर बात की। इतना नहीं, उन्होंने भारत के पड़ोसी देश से संबंध, रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के साथ ही चीन को लेकर भी अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी। देखिए, पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बचपन को भी याद किया। उन्होंने बताया कि मेरा बचपन बेहद गरीबी में बीता। मैंने अपने सफेद कैनवास के जूतों को चमकाने के लिए स्कूल में किस प्रकार से चौक का इस्तेमाल किया था, उसके बारे में भी अपने अनुभव को साझा करते दिखाई दिए। आगे उन्होंने कहा कि लेकिन मैं सीखता रहा। जब मैं अपने पिता की चाय की दुकान पर बैठा करता था तो वहां आने वाले लोगों से बहुत कुछ मैंने सीखा। मैंने उन सीखों को अपने सार्वजनिक जीवन में भी लागू किया। यह बात प्रधानमंत्री मोदी ने पॉडकास्ट में कही। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में आरएसएस से अपने जुड़ाव के बारे में भी बात की। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने आरएसएस जैसे प्रतिष्ठित संगठन से जीवन का सार और मूल्य सीखा। मुझे उद्देश्यपूर्ण जीवन मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि बचपन में आरएसएस की सभाओं में जाना हमेशा अच्छा लगता था। मेरे मन में हमेशा एक ही लक्ष्य रहता था, देश के काम आना है। यही संघ यानी आरएसएस ने मुझे सिखाया। आरएसएस इस साल 100 साल पूरे कर रहा है। आरएसएस से बड़ा कोई स्वयंसेवी संघ दुनिया में नहीं है। आरएसएस को समझना आसान काम नहीं है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने आगे कहा कि इसके कामकाज को समझना होगा। यह अपने सदस्यों को जीवन का उद्देश्य देता है। ये सिखाता है कि राष्ट्र ही सब कुछ है और समाज सेवा ही ईश्वर की सेवा है। हमारे वैदिक संतों और स्वामी विवेकानंद जी ने जो सिखाया, संघ भी वही सिखाता है। आरएसएस के कुछ सदस्यों ने शिक्षा में क्रांति लाने के लिए विद्या भारती नामक संगठन की शुरुआत की। उनका देश भर में करीब 25,000 स्कूल उनके चलते हैं। एक समय में 30 लाख छात्र इन स्कूलों में पढ़ते थे। ये तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम दर्शकों के लिए साझा की। वामपंथियों द्वारा प्रचारित श्रमिक आंदोलन दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा लगाते, जबकि आरएसएस का श्रमिक संगठन मजदूरों दुनिया को एक करो का नारा लगाता है। वहीं लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी आलोचनाओं पर भी आज खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मैं आलोचना का स्वागत करता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि लोकतंत्र आत्मा है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को लेकर भी बात की। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है पाकिस्तान को सद्बुद्धि मिलेगी और वे शांति का रास्ता चुनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के लोग भी शांति चाहते हैं। मैंने अपने साथ शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को आमंत्रित किया था ताकि वह एक नया अध्याय शुरू कर सके, लेकिन शांति के हर प्रयास का सामना दुश्मनी और विश्वासघात से हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब भी हम शांति की बात करते हैं तो दुनिया हमारी बात सुनती है, क्योंकि भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। लेक्स फ्रीडमैन पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब मैं विश्व नेताओं से हाथ मिलाता हूं तो ऐसा मोदी नहीं बल्कि 1.4 अरब यानी 1.4 बिलियन भारतीय करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी ताकत मेरे नाम से नहीं बल्कि 1.4 अरब भारतीयों और देश की
कालातीत संस्कृति और विरासत के समर्थन में निहित होते हैं। गौरतलब है कि फ्रीडमैन पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेने के लिए भारत आए थे। अपनी यात्रा से पहले उन्होंने भारत के इतिहास सहित कई विषयों पर घंटों बैठकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत की और उत्सुकता उन्होंने अपनी व्यक्त की थी इन सभी चीजों को लेकर। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी उनके अब तक पढ़े गए सबसे आकर्षक इंसानों में से एक है। जनमत में आज कई और महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके बारे में हम कहा था। एक बड़ी खबर आपको बताएंगे और ये बड़ी खबर आई उत्तराखंड से। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री थे अग्रवाल। पहाड़ी लोगों पर उन्होंने जो विवादित टिप्पणी की उसके बाद लगातार दबाव बन रहा था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। टिप्पणी के बाद राज्य में भारी विरोध उनका हो रहा था। सीएम आवास वो पहुंचे, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना इस्तीफा सौंपा। अपनी प्रेस वार्ता में अग्रवाल की आंखें नम दी। उनका इस्तीफा बजट सत्र के दौरान उनके एक विवादास्पद भाषण के साथ आया। इस भाषण में उन्होंने पहाड़ी लोगों की आलोचना की थी। जो टिप्पणी उन्होंने की थी उसको लेकर ऐसा कहा गया। उन्होंने कहा था कि यह राज्य सिर्फ पहाड़ियों के लिए नहीं है। विपक्ष ने भाजपा पर पहाड़ी निवासियों को उपेक्षा और अपमान करने का आरोप लगाया। इसके बाद राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई थी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर पहुंचकर इस्तीफा दे दिया है। फरवरी में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट की एक टिप्पणी पर प्रेमचंद अग्रवाल ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए इसलिए संघर्ष नहीं किया कि पहाड़ी और देसी के बीच भेदभाव किया जाए। अग्रवाल ने विपक्षी विधायकों के साथ बहस के दौरान एक आपत्तिजनक शब्द का भी इस्तेमाल किया था। उनकी इस टिप्पणी से लोगों में, खासकर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में काफी गुस्सा था। आइए सुनते हैं प्रेमचंद अग्रवाल को। मेरे जैसे एक आंदोलनकारी की बात को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, चलिए मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत आहत हूं आज कि ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय धामी साहब मेरे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके कुशल नेतृत्व में मेरी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश के सर्वांगीण विकास का काम कर रही है। और माननीय मोदी जी का तो क्या कहना, उनके तो आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड राज्य आज नित दूनी 4 गुनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। किसी भी स्थिति में मैं बात करूं तो माननीय मोदी जी का जो लगाव झुकाव हमारे उत्तराखंड वासियों से है, और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, उनके दिल में हम बसते हैं और हमारे दिल में वो बसते हैं। तो वो तो हमेशा हमारे इस प्रकार के नेता हैं जिनको 21 देशों से जिनको सर्वोच्च सम्मान मिला हो, उनका प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। तो देखा आपने, प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफे के बाद भावुक हो गए। बढ़ेंगे आगे, एक और बेहद महत्वपूर्ण खबर की बात हम करेंगे। महाराष्ट्र में देखिए, क्रूर मुगल शासक औरंगजेब को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा रिलीज के बाद से यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। अब राज्य के हिंदूवादी संगठन खुलकर औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी और बजरंग दल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि औरंगजेब की कब्र हटाई जाए, अन्यथा बाबरी स्टाइल में कार सेवा की जाएगी। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि हमें भी लगता है कि औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए। कांग्रेस राज्य में इस कब्र को एएसआई का संरक्षण मिला था, लेकिन कुछ चीजें कानूनी तौर पर होनी चाहिए और होती है। अब हाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने धमकी दी है कि अगर संभाजी नगर के खुलदाबाद में जो औरंगजेब की कब्र है वो नहीं हटी तो कार सेवा हम करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों संगठनों ने कहा है कि पहले 17 मार्च को राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें कानूनी तरीके से पहले कब्र हटाने की मांग की जाएगी। अगर इसके बावजूद सुनवाई नहीं हुई तो राज्यव्यापी कार सेवा होगी और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाएंगे।
छत्रपति संभाजी नगर में जो कुल्ताबाद है वहाँ पे जो कलंकित कब्र है, हम तो कलंकित ही बोलेंगे क्योंकि वो कलंक है हमारे महाराष्ट्र के ऊपर। छत्रपति संभाजी महाराज के हत्यारों का वहाँ पे कब्र बन रही है और उसको पूजा जा रहा है। तो ये पूजा होने के बाद में क्या होता है, वो समाज वैसा निर्माण होता है कि हम जब समाज को प्रेरित करते हैं किसी शौर्य के इस पे, तो ये कलंकित जो अत्याचारी राजा था, शासक था, उसकी कब्र वहां पे है और वो हमें खुना रही है कि हमारी गुलामगिरी थी, हमारी लाचारी थी, हिंदू समाज पे जिसने वो जुल्म उठाए और अत्याचार किए, हमारे बहन बेटियों को बटाया, हम उसको प्रेरित करें कि आज भी हिंदुस्तान को उस पर पूजा जा रहा है। तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उसको हटाने की मांग कर रही है और हम 17 तारीख को अभी तो बस निवेदन दे रहे हैं सरकार को कि वो जल्द से जल्द उसे हटाए, पूरे शासकों के नियमों के अनुसार हटाए। उनको हम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब सब हिंदू समाज में जागरण हो रहा है तो सरकार उसकी जनमानस की आस्था रखे और पूरे नियमों के अनुसार वो कब्र वहां से हटा दे। हिंदू द्वेष्टा, क्रूर कर्मा, खलनायक औरंगजेब जो है, इसकी कब्र संभाजीनगर में है। हम वर्तमान राज्य सरकार से यह विनती भी कर रहे हैं और यह निवेदन भी कर रहे हैं कि इस कब्र को तुरंत हटा दिया जाए। परकीय कौन सा भी आक्रांता जिसने इस भारतीय समाज के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण किए, उनके धर्मांतरण का प्रयत्न किया और फिर भी वो नायक बन के घूम रहा है, यही स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ी गुलामी की निशानी है। तो ऐसे किसी भी खलनायक की कब्र ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं रहनी चाहिए। तो वर्तमान राज्य सरकार ये कब्र तुरंत हटा दे। भक्ति और श्रद्धा के साथ सिंगापुर में संत तुकाराम महाराज बैकुंठ गमन बीज उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। भक्तिपथ सेवा फाउंडेशन द्वारा आयोजित विश्व भ्रमण दिंडी के अंतर्गत यह समारोह महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर और सिद्धिपीठ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के संयुक्त सहयोग से संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर महाराष्ट्र से आए वारकरी मंडल में संत परंपरा का अनुसरण करते हुए कीर्तन और भजन संध्या का आयोजन किया। सुबह साई होटल में भारत से लाई गई संत तुकाराम महाराज की पादुकाओं के दर्शन हेतु विशेष बैठक रखी गई। इसके बाद जलाभिषेक, महापूजा आरती और तुकाराम गाथा पाठ संपन्न हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से हिस्सा लिया। कार्यक्रम में ताल, मृदंग की गूंज और भक्ति गीतों ने आध्यात्मिक वातावरण तैयार किया। इसके साथ ही संत तुकाराम महाराज के जीवन पर आधारित प्रवचन का आयोजन भी यहाँ किया गया। इसमें उनके विचारों और शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया। देखिए, उत्सव के समापन पर श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद वितरण भी किया गया। अब भक्तिपथ सेवा फाउंडेशन द्वारा संत तुकाराम महाराज की शिक्षा को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के इस प्रयास को बड़ी सराहना मिल रही है। इस दौरान पेशवाई के यतीम दातार ने विशेष सेवा अर्पित की। यह आयोजन सिंगापुर में बसे मराठी भक्तों के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का केंद्र बना। सिंगापुर में भक्ति भाव से मनाया गया तुकाराम बीज उत्सव महाराष्ट्र मंडल और भक्तिपीठ सेवा फाउंडेशन का इस संयुक्त आयोजन यहां दिखाई दिया। संत तुकाराम की शिक्षा का वैश्विक स्तर पर इसे पहुंचाने का प्रयास यहां इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। का वैकुंठ गमन और बीज समारोह जो है आज सिंगापुर में संपन्न हुआ। सिंगापुर के स्वामीनारायण मंदिर में सिद्धपीठ श्री लक्ष्मी माता मंदिर में ये संकल्प हुआ और उस कार्यक्रम संपन्न हुआ। मेरे साथ यहाँ के जो मंदिर के जो मुख्य जो विश्वस्त है दुबे जी है। दुबे जी क्या बताएंगे, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले सबसे पहले बार आप सब लोगों का स्वागत है यहाँ पे और आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई और आप लोगों ने पूरा समय नहीं दिया, नहीं तो ये प्रोग्राम बहुत ही भव्य हुआ होता। तो दोबारा आप लोग आइए, अच्छे से कार्यक्रम और अच्छे से प्रोग्राम आप लोगों का करवाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग आए और मैं चाहता हूँ आगे आप लोग यहाँ पे आते रहे और ऐसे ऐसे कार्यक्रम यहाँ मंदिर में करते रहे हमारे। बिल्कुल आप लोगों का हमेशा स्वागत होगा। बिल्कुल सनातन संस्कृति को लेकर और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाना है, जिसमें शर्माने वाली बात नहीं है। आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कि आप देश विदेश में जा करके अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं।
मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, इतना दूर से यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम बाहर देशों में आके कर रहे हैं। आपने बहुत ही समय निकाला और सब लोगों को इतना अच्छा प्रोग्राम कर। मेरे साथ भारतानंद सरस्वती जी महाराज है। महाराज जी, जैसे कि दुबे जी ने कहा, उनको भी काफी आनंद हुआ। देव देश धर्म के लिए हम देश विदेश में आज संत तुकाराम महाराज जी के विचार पहुंचाने के लिए यहाँ पर पहुंचा और कार्यक्रम संपन्न हुआ। क्या बताएं? आज बहुत ही पवित्र पावन दिवस है। हम सिंगापुर के इस विदेश की धरती पर जगत गुरु तुकाराम महाराज जी का वैकुंठ गमन समारोह भारत में भी संपन्न हो रहा है और लाखों वारकरी आज जहां से जगत गुरु तुकाराम महाराज वैकुंठ गए श्री क्षेत्र देव, उसी स्थान पर कार्यक्रम चल रहा है और हम यहाँ आकर ये अपन कार्यक्रम बना रहे हैं। मैं इन लोगों को बहुत साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा स्वागत किया। और हमारे भक्तिपथ सेवा फाउंडेशन के जो भी सर्वे सर्वा है हरिभक्त परायण शेष जी महाराज, ये हर साल ये उपक्रम एक मनाते हैं, अलग अलग संतों की जयंती पुण्यतिथि विदेश की धरती पर जाकर। ये बहुत बड़ी अच्छी ये पहल है। और सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम, वैसे ही हमारा सनातन धर्म का सिद्धांत ही है पूरे विश्व को एक परिवार, एक कुटुंब मानते, जैसे माऊली बोलते हैं कि हे विश्वची माझे घर। तो ये प्रत्यक्ष रूप में ये वो सिद्धांत जमीन पर उतारने का एक महान कार्य कर रहे हैं। इनको बहुत मैं साधुवाद देता हूँ। हम भी इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। पिछली बार नामदेव महाराज जी की पुण्यतिथि हमने मलेशिया में संपन्न की थी। उसके पीछे अगले साल पहले साल दुबई में संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का समाधि उत्सव हुआ और आज सिंगापुर में आज इस मंदिर में और शाम को भी अलग अलग कार्यक्रम है। तो मुझे लगता है कि विदेश पे धरती पर जो संतों का, ऋषि मुनियों का, हमारा जो सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। तो हम कहीं भी जाए, आज भी हमारी माताएं यहाँ रामकृष्ण हरि, राधे राधे और तुकाराम तुकाराम, विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंग, सब नाम में इतना भाव विवश हो गए थे। तो मुझे लगता है कि इस नाम में, इस भजन में ताकत है और मुझे पूरा भरोसा है कि दुनिया भी कई दिन के बाद सनातन धर्म की ओर देखेगी। और आज भी पूरे देश में हम जहां भी जाते हैं सनातन धर्म को कितना मानते, भगवे के प्रति कितना सम्मान है। हमारे तुलसी वृंदावन हो, भजन कीर्तन, साधु संतों को, जो भारत के ऋषि मुनि साधु संत, उनको दुनिया में सम्मान है। और इसलिए भक्तिपथ सेवा फाउंडेशन द्वारा ये बहुत ही अच्छा उपक्रम है, बहुत ही एक मिशन है, अभियान है। ये मिशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये मुहिम है क्योंकि संतों की वाणी जन जन तक जाए, घर घर तक, व्यक्ति व्यक्ति तक। जब ये संतों की वाणी, संतों का सिद्धांत, ऋषि मुनियों का सिद्धांत हम जब पहुंचाएंगे तभी सही मात्रा में विश्व शांति होगी, राम राज्य आएगा। और इसलिए हम भारत की जो महिमा है, भारत का इतिहास, हमारी धरोहर, संस्कृति, पराक्रमी शौर्य का इतिहास, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, धर्मवीर संभाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, मंगल पांडे, तात्या टोपे, बाबू गेनूर, लक्ष्मीबाई, तो ऐसे महान क्रांतिकारी महापुरुषों ने भी हमारी धरती को पवित्र पावन बनाया। उसी विचार को लेकर हम देश दुनिया में जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। सकते हैं बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ और साथ ही यहाँ पर सभी भक्ति लीन हो चुके थे। और यहाँ पर संत तुकाराम महाराज जी का जो वैकुंठ गमन समारोह जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, शंखनाद हुआ। अब देख सकते हैं। जनमत में समय एक और की ओर आपका ध्यान आकर्षित मैं यहां करूंगा। कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को सरकारी कोटों में, सरकारी ठेकों में 4% का आरक्षण की जो बात कही, उस पर आज प्रस्ताव भी कैबिनेट में सिद्धारमैया सरकार ने पास कर दिया है। इस खबर से संबंधित एक बेहतरीन रिपोर्ट आपको दिखाएंगे ताकि आप समझ पाएं कि आखिर किस प्रकार से कर्नाटक सरकार मुसलमान वोटों को साधने के लिए, तुष्टीकरण के लिए, इस प्रकार से मुसलमानों के लिए विशेष प्रावधान करने का प्रयास कर रही है। देखिए, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर अपने मुस्लिम प्रेम को साबित करने के लिए हिंदुओं के अधिकारों पर डाका डालने का फैसला किया है। सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने का जो प्रस्ताव रखा गया है वो न केवल असंवैधानिक है बल्कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा भी है। कांग्रेस ने हमेशा से वोट बैंक की राजनीति के लिए एक विशेष समुदाय को प्राथमिकता दी है और अब ये नया कदम उसी कड़ी का हिस्सा है। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया कि किसी धर्म विशेष के लोगों को सरकारी लाभ विशेष रूप से दिया जाए। आरक्षण केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए होता है, न कि किसी धर्म विशेष के लिए। कांग्रेस का ये फैसला खुले तौर पर हिंदुओं के अधिकारों को छीनकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का प्रयास है।
कर्नाटक में हजारों हिंदू ठेकेदार हैं जो कड़ी मेहनत से सरकारी टेंडर पाने की कोशिश करते हैं। अब कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों के लिए अलग से 4% कोटा देकर इन हिंदू व्यवसायियों के लिए अवसरों के दरवाजे बंद करने का षड्यंत्र रच दिया है। ये केवल हिंदुओं के हक पर डाका डालने जैसा नहीं, बल्कि खुलेआम एक समुदाय विशेष के प्रति अन्याय है। कांग्रेस हमेशा से ही देश को धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति करती रही है। जब वो सत्ता में होती है तो हिंदुओं के अधिकारों को कम कर मुस्लिमों को लाभ देने की कोशिश करती है। यही कांग्रेस थी जिसने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटकर मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की थी। यही कांग्रेस थी जिसने कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार पर चुप्पी साध ली थी। जब देश में विकास की जरूरत है, रोजगार बढ़ाने की आवश्यकता है, तब कांग्रेस सरकार रोजगार के अवसरों को धर्म के नाम पर बांटने का गंदा खेल खेल रही है। ये फैसला केवल हिंदू ठेकेदारों के लिए अन्याय नहीं, बल्कि समूचे कर्नाटक के विकास के लिए एक बड़ी बाधा है। ठेके देने का आधार योग्यता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, न कि धर्म। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये पूरी तरह असंवैधानिक है और बीजेपी इसका कड़ा विरोध करेगी। ये सिर्फ बीजेपी की लड़ाई नहीं है, बल्कि हर उस भारतीय की लड़ाई है जो निष्पक्षता और समान अवसरों में विश्वास रखता है। अगर कांग्रेस की इस तुष्टीकरण की नीति का विरोध नहीं किया गया तो भविष्य में अन्य राज्यों में भी इसी तरह के असंवैधानिक फैसले देखने को मिल सकते हैं। कांग्रेस सरकार का ये फैसला साफ तौर पर दिखाता है कि उसे सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है, न कि देश की। ये हिंदुओं के हक को छीनने का षड्यंत्र है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कांग्रेस पार्टी ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में कर्नाटका के अंदर मुसलमानों के रिजर्वेशन को पास कर दिया है। ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास नहीं रखती। कांग्रेस पार्टी औरंगजेब और उसके आदर्शों में विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी की मंशा वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करने की है, कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों में मुसलमानों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की है और मुसलमानों के धर्म के आधार पर राइट्स में केसेस वापस लेने की है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की जननी है। एक तरफ हिंदुओं को जाति में बांटने की बात करते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहते हैं, और जहां इनकी सरकार होती है वहां हिंदुओं के साथ में सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है। इन सब से यही स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से नफरत करती है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से नफरत करती है, और कांग्रेस पार्टी औरंगजेब का महिमा मंडन करते हुए औरंगजेबी शरीयत में बात करती है। बीजेपी इसका विरोध करती है और करेगी। आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश में 4% रिजर्वेशन दिया गया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उसको क्वॉश कर दिया। मैटर सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में पेंडिंग है, क्योंकि रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान की बात बार बार करते हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस। उसमें तो हर जात के लोगों को देते हैं, अच्छी बात है, ओबीसी को भी देते हैं, मुस्लिम समाज के भी ओबीसी को आप दे सकते हैं, लेकिन सीधा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम देंगे 4% रिजर्वेशन, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंदिरा शॉने केस हो या बाकी केसेस में कई बार कहा है। अभी देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया था रिजर्वेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। सुप्रीम कोर्ट में आया, वो मैटर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि 9 दिसंबर 2024 रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन, सेज सुप्रीम कोर्ट टू वेस्ट बंगाल। बार बार कहती, क्योंकि भारत का संविधान अलाउ नहीं करता इसको। सोशल बैकवर्डनेस पर आप कर सकते हैं, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों जजमेंट हैं, अभी मैं उस पर आपका समय नहीं लूंगा। लेकिन ये एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है, कोई सोशली
एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसका बैकवर्डनेस आप डिसाइड करिए, सर्वे करिए, उसको डाल दीजिए। लेकिन सीधा एक कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी के बेसिस पर हम रिजर्वेशन दें। This represents Congress's Muslim League Jinnah mindset. Now even the contracts will be given based on religious lines. Had Ambedkar ji ever thought of such kind of discrimination either on religious grounds for reservation or for giving contracts? And we always feel that the contract for a road or a bridge should be given to most competent contractor. Today even roads and bridges will be built based on community. Congress has a policy of Muslim first, vote bank first. They feel first right of resources belongs to Muslims because it is their vote bank. And who will suffer? The SC, ST, OBC community. Their share is being given either in reservation or either in such contracts. सरकारी ठेके में भेदभाव, कांग्रेस का असली भाव, देखिए किस प्रकार से क्या चीज़ें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि आखिर किस प्रकार से मुसलमानों के लिए ये विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। मुस्लिम कोटा तैयार, हिंदू क्यों लाचार। देखिए बाकायदा कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसलिए कहना है कि संविधान पर चोट है, ये तुष्टीकरण की वोट है। बढ़ेंगे आगे जनमत में। आर्टिफिशियल हृदय के बल पर क्या कोई जिंदा रह सकता है क्या? आपको ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता होगा, लेकिन दुनिया में पहली बार एक शख्स आर्टिफिशियल दिल के साथ जिंदा रहा। ऑस्ट्रेलिया की ये बात है। ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स को टाइटेनियम का दिल लगाया गया। अब इस सर्जरी के बाद दुनिया का ऐसा वो पहला शख्स बन गया है जिसने आर्टिफिशियल दिल के साथ समय बिताया और अब सही सलामत अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। यह शख्स 3 महीने से ज्यादा समय तक इस आर्टिफिशियल दिल के साथ रहा, जब तक कि उसे दान किया गया मानव हृदय की सर्जरी नहीं हुई तब तक ये जिंदा रहा। इस पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सेंट विंसेंट अस्पताल में इसकी सर्जरी की गई। देखिए फिलहाल अभी वो रिकवरी कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई शख्स दुनिया भर में बायवैकोर नामक एक डिवाइस को लेने वाले वो छठे व्यक्ति हैं, लेकिन ये पहले ऐसे शख्स हैं जो 1 महीने से ज्यादा समय तक आर्टिफिशियल हार्ट यानी आर्टिफिशियल दिल के साथ सरवाइव करते रहे, जीवित रहे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में किस प्रकार से मोनाश यूनिवर्सिटी में विक्टोरियन हार्ट इंस्टीट्यूट में कार्डियक सर्जन जूलियन स्मिथ ने यह जानकारी दी, बताया कि इस क्षेत्र में वाकई में एक अच्छा विकास हुआ है। सिडनी यूनिवर्सिटी में वॉस्कुलर सर्जन द्वारा एटकिन ने कहा कि यह अविश्वसनीय रूप से नया बदलाव है, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। देखिए एटकिन ने कहा कि इस तरह का रिसर्च वाकई में काफी चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि ये बहुत महंगा है और इसमें शामिल सर्जरी में खतरा बहुत ज्यादा होता है। इस डिवाइस का इस्तेमाल हार्ट की विफलता वाले लोगों के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में किया जाता है, खासकर ऐसे लोग जो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए दूसरों के हार्ट देने का इंतजार कर रहे होते हैं। विवाको का आविष्कार बायोमेडिकल इंजीनियर डेनियल टिम्स ने किया था। उन्होंने इस डिवाइस के नाम पर एक कंपनी की स्थापना भी की। इसका कार्यालय हंटिंगटन बीच में कैलिफोर्निया और साउथपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए दुनिया का ये पहला आर्टिफिशियल दिल ट्रांसप्लांट है जिसमें व्यक्ति इस आर्टिफिशियल हार्ट के साथ जीवित रहा। हैरान कर देने वाली खबर। बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान के क्वेटा से ताफ्तान जा रहे सेना के काफिले पर रविवार को आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 7 सैनिकों की मौत हुई जबकि 21 घायल हुए, लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने
90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली। यह हमला क्वेटा से 150 किलोमीटर दूर नोशकी में हुआ। इस हमले के बाद सेना ने इलाके में हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात कर दिए। सेना का काफिला शनिवार को ताफ्तान जा रहा था। इस काफिले में सेना की 7 बसें और 2 अन्य वाहन भी थे जिन पर हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आईईडी से लदे हुए वाहन की सेना के काफिले की एक बस में टक्कर होती है। यह आत्मघाती हमला था। नोशकी स्टेशन के एसएचओ जफरुल्लाह सुलेमानी ने बताया कि शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि यह आत्मघाती हमला था। घटनास्थल से मिले सबूतों से पता चला है कि आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोटक से भरे वाहन की टक्कर जानबूझकर सेना के काफिले की गाड़ी से दी। उन्होंने बताया कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती ने हमले की निंदा करते हुए मारे गए सैनिकों की मौत पर शोक जताया। बीएलए ने बयान जारी किया और बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी भी ली। बलूच लिबरेशन आर्मी की फिदायनी यूनिट द मजीज ब्रिगेड ने नोशकी से आरसीडी हाईवे पर पाकिस्तानी सेना पर यह आत्मघाती हमला किया। इस काफिले में सेना की 8 बसें थी। इनमें से एक बस विस्फोट में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हमले के तुरंत बाद बीएलए की फतेह स्क्वाड ने सेना की दूसरी बस को पूरी तरीके से घेर लिया और उसमें सवार सेना के तमाम सैनिकों को मार दिया। इस तरह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई। हालांकि पाकिस्तान इसको डिनाई कर रहा है, वो कुछ और आंकड़ा पेश कर रहा है। हमेशा की तरह पाकिस्तान वही करता दिखाई दे रहा है। हालांकि बीएलए का दावा है कि हमने पाकिस्तानी सैनिकों को जो मारा है उसकी संख्या 90 है। बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान का यह दावा। देखिए, पाकिस्तान बलूचों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। क्या स्थिति वहां पर है वो हम आपको बताने की कोशिश भी ग्राफिक्स के माध्यम से कर रहे हैं। साथ साथ में पाकिस्तान का झूठ बनाम बीएलए का दावा वो भी समझ लीजिए। ये जो ट्रेन हाईजैक हुई उससे संबंधित ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, किस प्रकार से पाकिस्तान का इसमें झूठ रहा, बीएलए का क्या दावा रहा। उन्होंने कहा हमने 214 को मारा है। पाकिस्तान कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कह रहे 36 घंटे में ऑपरेशन समाप्त हो गया। बीएलए कह रहा जंग जारी है। पाकिस्तान कह रहा है कि बंदूकों को सेना ने बहादुरी से छुड़ाया और कई वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि हमको खुद बीएलए ने छोड़ा है। पाक ने कहा है कि सेना शामिल नहीं थी। सच ये कि बाद में पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने बात एक्सेप्ट भी की। झूठ क्या है, सच क्या है वो आप समझ पाए। ओसामा बिन लादेन की जब अमेरिका ने घुसकर उसकी हत्या की उसके बाद भी एक बात कही गई कि पाकिस्तान बोला हमें लादेन के ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं थी। एबटाबाद में किस प्रकार से अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया, इन सब को लेकर किस प्रकार से झूठ फैलाया दुनिया के सामने पाकिस्तान ने। लेकिन जो सच सामने आया तो सभी को यह पता था कि आखिर किस प्रकार से पाकिस्तान अपने तमाम चीजों को लेकर, तमाम नाकामियों को लेकर झूठ बोलता है। जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।